तो हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कौन सा? 8.1 त्रिकोणमिति, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो इसका जरा हम मतलब समझ लेते हैं। देखो, ये तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? त्रिकोण प्लस मिति, यानी तीन कोण प्लस मापन। अगर सीधा सीधा बात कहें तो तीन कोणों का मापन। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ हो गया तीन कोणों का मापन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को भी तोड़ोगे तो यही निकल के आएगा, कोई दूसरा नहीं निकल के। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, यानी तीन कोणों का मापन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहां उठता है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होता है? त्रिभुज, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो हमें इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण, पहला कौन सा आधार है? भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन सा पता है? नहीं, चलो देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। चलो, तो हम लोग ये बताओ पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जैसे एक चित्र बना लेते हैं तो ये हो जाएगा। एक त्रिभुज बनाया, ये भुजा की साइज भी ए है, एक भुजा की साइज भी ए है, और इस भुजा की साइज भी ए है, यानी तीनों भुजाओं की अगर लेंथ समान है तो वो क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज। इसमें एक और खास प्रॉपर्टी होता है, इसके कोण तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होता है तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो और एक उनसे भिन्न हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। परिभाषा अगर लिखना है तो लिख लेना। क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक उनसे भिन्न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। हाँ, इसमें ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा चित्र। ये ए है, ये डिफरेंट हो गया बी, ठीक है। तो ये जो भुजाएं बराबर हैं, इनको अंतरित करने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा, अगर इसको हम, ये भी थीटा होगा, क्लियर एकदम। ए बी सी, तो कोण बी बराबर कोण सी होता है किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में, क्लियर एकदम, ठीक है। विषमबाहु का क्या मतलब है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, ठीक है। तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी। ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं और इनके कोण भी बराबर नहीं होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, क्लियर एकदम। फिर आता है दूसरा कोण के
आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्या मतलब है? जिसके तीनों कोण ही क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जिसके तीनों कोण, यानी अगर मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा कोण हो गया। तो इसका मतलब अगर तीनों कोण, पहला दूसरा तीसरा तीनों कोण ही 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर एकदम। उसके बाद है कि समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो न्यून कोण हो। एक क्या हो, 90 डिग्री हो, और बाकी दो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, थीटा या फाई दोनों ही 90 डिग्री से क्या हो, कम। तो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या कहलाएगा? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहां पे जो कोण B का मान है वो 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, और बाकी जो कोण A है वो 90 डिग्री से कम है, और कोण C भी 90 डिग्री से कम है। यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम, और दूसरा दोनों ही 90 से कम हो, तो कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये बताने का बस इतना मतलब था कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें से इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना, हमको केवल पढ़ना है कोण त्रिभुज के बारे में। क्लियर एकदम। ये तो बायोडाटा हो गया त्रिभुज का। वैसे यूज करना होगा तो करेंगे हम लोग, नहीं तो ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी अभी जो पढ़ाए हैं, कुछ चीजें जैसे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, चल एक और चीज, समकोण त्रिभुज में एक और चीज है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC। ठीक है, तो कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजाएं। अन्य दो छोटी भुजा कौन कौन है? नहीं, AB और BC, AB और BC। तो कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी छोटी भुजाओं का वर्ग करिए, AB का स्क्वायर और इधर BC का स्क्वायर, और जोड़ दीजिए। क्या बोला है? छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल है के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप यहां से AC बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी, किसी को भी यूज कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अब चलते हैं समकोण त्रिभुज को लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कुछ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन कोण और भुजाओं के बीच में। ठीक है, तो हमें जानना है किसके किसके बीच रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भुजाओं और कोण के बीच का रिलेशन जानना है। एक कोण समकोण त्रिभुज है तो फिक्स है कि 90 डिग्री होगा। हमें न्यून कोण और भुजाओं के बीच का रिलेशन जानना है। तो हमें यहाँ पर तीन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक तो है कर्ण,
जिसके बारे में विदाउट सोचे समझे हम बता सकते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसको लिख सकते हैं समकोण सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती। सही है। दूसरा है लंब और तीसरा है आधार। तो इसके बारे में बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं पता है तो आप बता ही नहीं सकते कि लंब कौन सी होगी और आधार कौन सी। कुछ लड़कों को लगता है कि जो खड़ा है वो लंब है, जो नीचे हो गया आधार हो गया। ये गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। तो लंब और आधार को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमने कोण कौन सा लिया है। तो हम मान लेते हैं कि कोण सी को लिया है थीटा, ठीक है। हाँ, अब अगर हमने कोण ये ले लिया तो इसके अनुसार ये लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन अगर मैं कोण बदल देता हूं, इसके अनुसार ये हो जाएगा हमारा क्या? लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब यहां पे देख लेते हैं ए बी सी, पर इस बार हम लोग कोण सी को नहीं लेके कोण ए को लेंगे। जो जब ए को लेंगे तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो एसी होगी, यहां भी कर्ण ही एसी कर्ण ही होगी, ठीक है। तो कर्ण तो देने का सेम है, पर लंब और आधार चेंज कर जाएगा। अब अगर थीटा हमने यहां लिया है तो लंब ये वाली भुजा कहलाएगी और ये वाली क्या कहलाएगी? अब आधार। तो इसका मतलब है आधार आधार, ये नीचे आधार यहां था, यहां पे खड़ा हो गया, यहां पे खड़ा था, इधर पट हो गया। तो कुल मिला के लंब और जो आधार है वो किस पे डिपेंड है? थीटा पर। थीटा अगर बदलता है तो लंब आधार भी बदल जाएगा। क्लियर एकदम? तो हम कैसे जानेंगे कि कब कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी? तो देखो, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। किसके सामने वाली? थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। सही है। और थीटा से जुड़ी छोटी भुजा, अब कर्ण को ये एक याग भी करके लिख सकते हो। थीटा से जुड़ी बड़ी भुजा, दो भुजा है, एक छोटा है एक बड़ा है ना? दिख रहा है ना क्लियरली एकदम? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो थीटा से जुड़ी जो बड़ी भुजा है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और वहीं थीटा से जुड़ी छोटी भुजा क्या होती है? थीटा से जुड़ी छोटी भुजा क्या होती है? आधार होती है। सही है। देखो इसमें भी चेक कर लो, थीटा से जुड़ी बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। थीटा से जुड़ी छोटी भुजा क्या है? आधार है। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। तो ये जो चीज तीनों मैंने लिखा है ये क्लियर आपको कर देगा कि थीटा के अनुसार लंब कब होगा और आधार कब होगा। कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा। क्लियर? डाउट? हाँ एकदम फिक्स है, कर्ण हमेशा वही होगा, जो बड़ा वाला होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है। और अगर कर्ण के बारे में कंफ्यूजन है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, या करके फिर लिख लो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कितने प्रकार से भी तुम इसको लिख सकते हो। क्लियर? तो ये 3-4 चीजें होंगी कर्ण के लिए। लंब के लिए तो भाई एक ही बात है कि जो हमने कोण लिया है उसी के अनुसार हम उसको बताएंगे। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कोण के बारे में जान लेते हैं।
कोण किसे, कोण क्या है कोण नहीं है इसे ना नहीं जानना है, कोण को दर्शाएंगे कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोण को थीटा या फाई या, अब 10 में 2 ही चीज दिया है, इसीलिए मैं जितना है 10 के लेवल से उतना ही बता रहा हूं। इंटर में कुछ और है तो इंटर का जब देखेंगे सिलेबस तब देखेंगे, ठीक है। तो कोण को थीटा या फाई या अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। कहने का कुल मिला के मतलब है कि अगर कोण को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे, नहीं तो फाई लेंगे, नहीं तो अंग्रेजी का ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। आपकी किताबों में बहुत जगह अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर एंगल के रूप में मिल जाएगा। तो ये डाटा याद कर लीजिए। क्लियर एकदम, इतना कोई दिक्कत? तो ठीक है, अब जानते हैं भुजाओं और कोण के बीच का रेशियो। तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, ठीक है। एक तो फिक्स है 90 डिग्री है और हमने कोई कोण थीटा ले लिया है, तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और इससे जुड़ी छोटी भुजा क्या कहलाएगी, आधार, ठीक है। तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं का जो अनुपात अगर बनाना हो तो कितना बन सकता है, चलो देखो। पहला अनुपात हमारा बन जाएगा लंब बटा कर्ण। दूसरा क्या बन जाएगा, आधार बटा कर्ण। और तीसरा क्या बन जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। और इनको दर्शाना है किससे रिलेशन दर्शाना है, कोण थीटा से। तो क्या ये तीनों फार्मूले थीटा बराबर ही होंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा ना फिर, है ना। तो इसके लिए कुछ चिन्ह लगा लेते हैं, कौन सा, साइन थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, टेन थीटा। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन उतना पीछे नहीं जाएंगे। इंटर में जब पढ़ेंगे तो चीज़ें इसको जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। हाँ, लेकिन ये जान लीजिए ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछता है। साइन जो 3 अक्षर है वो इस साइन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जो कॉस है ये कोस साइन का शॉर्ट फॉर्म है। देखो को साइन, साइन ही है, उसके साथ आगे क्या लगा है, को लगा है। लेकिन जब हमने लिखा इसके लिए तो 3 अक्षर लिए कोस। टेंजेंट, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा, सही है, ठीक है। तो 10 के लिए टेंजेंट, टेंजेंट ये पूरा होता है, इसका जो संक्षिप्त होता है 3 अक्षर लेते हैं। अब हमारे पास 3 ये अनुपात बन गए। अगर तीनों को इनको पलट दिया जाए एग्जैक्टली तो 3 ठो और अनुपात बन के निकल आएंगे। क्या, इसका अगर पलट लें हम लोग तो हमारा क्या मिल जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। कर्ण बटा लंब पलट लिया, ऊपर कर्ण चला गया, नीचे लंब आ गया। 5वां में क्या मिल जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और 6वां में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा के बराबर होगा। क्लियर एकदम। हाँ, इसका कोसेकेंड, ठीक है। वैसे ये पहले सेकेंड होता है, ये हमने गड़बड़ लिखा है, ठीक है। ये देखो सेकेंड और ये है कोसेकेंड,
ठीक है, ये 3 अक्षर, हाँ यहां पे 3 अगर अक्षर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पुनः कोस बन जाएगा। जैसी बात है, यहां भी कोस हो जाएगा, यहां भी कोस हो जाएगा, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें 5 को ले लिया है कॉसेक थीटा, और ये इसका टेंजेंट का ठीक उल्टा होता है कोटेंजेंट, ठीक है। तो यहां का 3 अक्षर, ठीक है, संक्षिप्त रूप में ऐसे लेता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए साइन किसका संक्षिप्त रूप है, तो क्या बताओगे, इस साइन का, ठीक है। टेन किसका संक्षिप्त रूप है, तो टेंजेंट का। क्लियर एकदम, ऐसे पूछेगा, नहीं तो ऐसे पूछेगा कि कोस सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है, तो कोसेक होगा। क्लियर एकदम, तो ये आप लोग लिख लीजिए। चलो जी, ठीक है। तो आओ कुछ बताते हैं जो सबसे ज्यादा लड़के गलतियां कहाँ करते हैं, जिसको आदमी मिथ बोलता है, यानी गलतफहमी जिसको बोलते हैं, गलतफहमी, ठीक है। कहीं भी अगर ये लिखा हो 1 में साइन थीटा, तो वो कतई बराबर नहीं होगा साइन थीटा पर पावर सॉरी, नहीं इधर नहीं, ये इनवर्स, ये इसका कुछ और मतलब होता है, ठीक है। क्लास 10th में नहीं दिया है, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो ऐसे मत लिख देना, ठीक है। हाँ, अगर कहीं ऐसे लिखा हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचने वाली बात है कि ये स्क्वायर यहाँ पे भी लग जा रहा है, तो हाँ चलता है, इसी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। या तीसरा, अगर साइन थीटा पर पावर -1 दिया हो तो ये कतई बराबर नहीं होगा साइन इनवर्स थीटा के, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका कुछ मतलब और है और इसका कुछ मतलब और है। इस पर जब ये पावर लगा है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 में इसको साइन थीटा लिखना चाह रहे हैं, पर ये खुद में एक संकेत है, साइन इनवर्स, ये एक क्या है, संकेत है। ये जैसे साइन एक संकेत था, उसी प्रकार से साइन इनवर्स भी एक संकेत है, न कि 1 साइन है। क्लियर, ये गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप लोग लिख लीजिए जो काम आएगी, इससे बचना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो लिख लो जल्दी से, ठीक है। एक और चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं भी, अगर पहले से ही सवाल में, क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है, और कह रहा मान के चलिए यदि ऐसे दे दिया हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये एक सवाल है, अगर कहीं ऐसे सवाल दिया हो तो ये तो इजी है, लेकिन जो समझने वाली चीज बताने वाले हैं उस पर ध्यान देना। तो एक जेन्युइन तरीका जो सॉल्यूशन करने का है ये है कि पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, सही है। हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ABC। तो जब इसको हम थीटा लिए तो BC कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो गया, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो कि 5 दिया हुआ है, ठीक है। बट आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो इसके बदले में इसके साथ साथ के लगाया होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब के लगाना है और कब के नहीं लगाना है, आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि दिया है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के दिया है, ठीक है। तो क्यों दिया है ये समझ लेते हैं। देखो, अगर ये 3/5 दिया है तो इसको कटा पिटा के जो लिस्ट अंक बचे हुए हैं वो दिया है। अगर बाई चांस इसके बदले में हम ये रख लें 6/10 या 9/15 या 12/20, तो ये सारे के सारे एक ही अनुपात है, न कि भिन्न भिन्न है, यार एक सेम टू सेम अनुपात है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें से कौन सा ये अनुपात रहा होगा, ठीक है। मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शुरुआत में ये कौन सी भुजा रही होगी,
जैसे अगर एक त्रिभुज ले लें, ये 6 ले लें, सॉरी इधर है नीचे वाला ना, तो ये 6 ले लें और ये 10 ले लें, तो कुल मिला के अगर इसका भी अनुपात निकालोगे तो थीटा तो वही आने वाला है, साइन थीटा भी वही आएगा, कोस थीटा भी वही आएगा। तो कहने का कुल मिला के मतलब है कि हाँ, अब इसका है तो इस रूप में ज्यादा हमने लिखते नहीं है, क्योंकि इसको कटा के हम फिर से वही क्या लिख देंगे, 3 रुपए 5। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि त्रिभुज की भुजाएं कितनी रही होंगी। हाँ, ये तो अनुपातिक भाग है ना, कटाने के बाद जो बचा है वो है। तो हम ऐसे केस में मान लेते हैं कि जो कटा हुआ हिस्सा है उसको हम के मान लें। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कि जो अनुपातिक दोनों का जो कटा हुआ हिस्सा वो क्या है, के है। तो माना कि अनुपातिक भाग कितना है, के है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, AC बराबर ले लेते हैं 5K और BC बराबर ले लेते हैं 3K। हमको निकालना है AB, क्योंकि जरूरी है। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर ये एंगल है तो अपना AB क्या है, आधार है। क्लियर एकदम। ठीक है, तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो अब देखते हैं, तो इसमें से जो वैल्यू दी हुई है उनको हम रख लेते हैं। जैसे AC का मान दिया है 5K का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB मेरे को ज्ञात ही करना है तो रहने देते हैं। अब BC का कितना दिया है, 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25K स्क्वायर और ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और K स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एकदम। इसको इधर लेके आइए, अपना माइनस में चला आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि ये इधर से इधर लाने पर, इधर प्लस था इधर आने पर माइनस हो जाता है। ये बहुत सभी लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका ये जेन्युइन तरीका है नहीं, बल्कि इसके थोड़ा सा उसी की जेन्युइन तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है कि ये इधर साइड में प्लस है और मेरे को इधर से इसको गायब करना है। सिंपल सा, जिसको तुम्हें गायब करना है बस उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है, ध्यान से सुनना। अगर तुमको इसको जीरो करना है तो मैं कितना जोड़ूं कि 9K स्क्वायर जीरो हो जाएगा, -9K स्क्वायर। जैसे 20 में से 20 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 0। तो दोनों तरफ हम -9K स्क्वायर घटा देते हैं। तो यही रूल है, वो रूल नहीं है कि उस साइड से ले आओ तो इस साइड हो जाता है, कुछ ऐसा रूल नहीं है। रूल यही है। आपको क्लास 9 के 4 चैप्टर में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें आपको ये मिला होगा। कुछ लोग ध्यान दिए होंगे, कुछ लोग नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ ऐसा लिख सकते हो कि दोनों तरफ 9K स्क्वायर को घटाने पर, कुछ नहीं घटाओ चुपचाप। ठीक है, तो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस ये अपना दिया हुआ है 9K स्क्वायर। अब माइनस हमको कितना घटाना है, 9K स्क्वायर। तो दोनों तरफ घटा दिया, बैलेंस बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, AB का स्क्वायर बस, और ये घट जाएगा आपस में। कितना बचेगा, 16K स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो बनाने का जेन्युइन तरीका यही है। वो आदमी को बस आदत लग गई कि उस साइड प्लस है तो इधर आता है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि सच में अगर ध्यान से देखो, अगर इसकी स्टेप यहाँ पे लिखूं मैं तो ये 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो अगर यहाँ वाला टर्म को उठा के डायरेक्टली इधर करते तो एग्जैक्टली सही होता ना। तो हम लोगों को एक स्टेप छोड़ने की आदत लग गई है। नियम कानून कुछ और ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16K स्क्वायर AB स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तरफ करनी लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ करनी लेने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर
ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर करनी के अंदर। ठीक है, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए बी बाहर निकल जाएगा और इधर 16 का वर्गमूल 4 होता है और के स्क्वायर है तो के निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया 4k। क्लियर है। तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो इस वाले त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा है? ए बी। तो हम लिख लेंगे ए बी। कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी। ए सी। ठीक है, तो हो गया, हमारा वैल्यू निकल गया। तो ये हो जाएगा 4k या बटा में 5k, k से k कट गया, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 4/5। तो कुल मिला के यहां मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आपको k लेना बहुत जरूरी है। अगर k लेते हैं, देखो रूल क्या है, आंसर तो विदाउट k का भी आ जाएगा। विदाउट k को लेके चलो, आंसर यही आना है, दूसरा नहीं आना है। पर जेन्युइन जो तरीका होता है ये होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ जो अनुपातिक भाग दिया है वो इनमें से कौन सा सही है। अगर वहां पे त्रिभुज रहा होगा जिसकी भुजाएं 6 और 10 रही होंगी, वो भी कट के 3/5 ही आया होगा। अगर 9 और 15 रही होंगी तो वो भी कट के कितना 3/5 ही आया होगा। तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि त्रिभुज शुरुआत में जितना लिया है उसकी भुजाएं क्या रही होंगी। जब हमको नहीं पता तो हम मान लेते हैं अनुपातिक भाग कुछ होगा, कुछ तो होबे करेगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, कुछ ही तो होगा। तो हम के मान लेते हैं और के अनुसार लेके चलते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि लास्ट में वो वाली भी कट के एक नियत अनुपात में ही आ जाता है। तो ये एक जेन्युइन तरीका है के को लेकर बनाने का। क्लियर एकदम? उतार लो इसको।